हम जो आज पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है अवधान परिवर्तन एवं उच्चावचन या विचलन, शिफ्टिंग, फ्लक्चुएशन एवं अटेंशन। हम इसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे तो आगे हमें समझना आसान रहेगा। अवधान परिवर्तन, अटेंशन, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन जो होगा उससे संबंधित है इनका, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाना, यानी शिफ्ट कर देना। उच्चावचन, कॉन्टेस्ट, उतार चढ़ाव। इंटोनेशन यानी फ्लक्चुएशन, जो भी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। जैसे हम लोग कहते हैं लाइट जब आती है और जाती है तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएशन कर रही है, वो चीज़ है। फिर है विचलन यानी डेविएशन, सामान्य मार्ग या मानक से भटकना। अब इसको हम देखें कि जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस से, एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे ले जाता है, उसे हम अवधान परिवर्तन कहते हैं, अटेंशन शिफ्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, उनका ध्यान अभी थोड़ी देर पहले गुलाब के फूल पे था और विद इन फ्यू सेकेंड उनका ध्यान तुरंत बगल के गमले के गेंदे के फूल में पहुंच गया। यही है अटेंशन का परिवर्तन, शिफ्टिंग। हम इसको समझने पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखें, क्लियर कहा है अवधान संभवतः चंचल होता है। कहते हैं कि जो मस्तिष्क ध्यान है उसकी गति वायु से भी तेज है। क्यों? हम बैठे यहाँ हैं और हम पहुँच जाएंगे कहीं दूर, बैठे रामपुर में, पहुँच जाएंगे दिल्ली, नैनीताल, XYZ, कहीं भी हमारा ध्यान पहुँच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन की गति हवा से भी तेज है, वायु से भी तेज है। उसी के आधार पर कहा है अवधान स्वभाव से चंचल होता है। विचलन या उच्चावचन इसकी प्रमुख विशेषता है। ये जो विचलन है इस अवधान की मेन क्वालिटी है, यानी उसको भटकना। इसीलिए कहते हैं मन एक चंचल है, इसको रोकिए, कंसंट्रेट कीजिए। खासकर पढ़ने के मामले में विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, अपने मस्तिष्क को रोकते हुए पढ़िए, दाएं बाएं या कहीं और को मत भटकने दीजिए, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। यदि किसी वस्तु पर हमारा ध्यान पूर्णतः केंद्रित है तो हमें उसका स्पष्ट ज्ञान होगा, और अवधान केंद्रीकरण में कमी आने पर ज्ञान स्पष्टता भी कम हो जाएगी। सिंपल है, अगर हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है तो हमारी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी होगी, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कब? जब हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है, पॉजिटिव है। और अगर कंसंट्रेशन हमारी निगेटिव है तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा। ये चीज़ हम जान लें। इसके बाद आप देखिए, ये कह रहे हैं यदि वातावरण में विद्यमान उद्दीपक स्थिर है तो भी हमारा ध्यान उन पर प्रारंभ से अंत तक एक समान केंद्रित नहीं रहेगा। यानी कि इस पूरे वातावरण में, क्लाइमेट में, यदि हम कोई इस फिक्स चीज को भी ले लें तब भी हमारा ध्यान स्पष्ट नहीं रह पाएगा। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अवधान केंद्रीयकरण में या वृद्धि या परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए हम कुछ देर इस बोर्ड पर ध्यान दें तो हमारा ध्यान कभी इस बोर्ड के बॉर्डर पर जाएगा, कभी इस बोर्ड के कॉर्नर्स पर जाएगा, कभी दो होल्डर्स पर जाएगा, कभी इस व्हाइट शीट पर जाएगा, कभी इस लिखे हुए पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्रचित नहीं है। और अगर एकाग्रचित है तो हमारा ना बोर्ड पर जाएगा, ना होल्डर्स पर जाएगा, ना कॉर्नर्स पर जाएगा, इस राइटिंग पर और हमारी वॉइस पर जाएगा, ताकि हम इसको समझ सकें। इसको वुडवर्थ और स्कोलबर्ग ने कहा 1954 में, ये मैं लिखा भी है। इन्होंने इस पर काम भी किया है। ज़्यादातर काम जो किया रच और वुडवर्थ, स्कोलबर्ग ने किया है, बोरिंग ने किया है 1930 में, बिलिंग्स ने किया 1914 में। तो वुडवर्थ महोदय ने इंग्लिश वर्जन में क्या कहा,
stimulus or stimuli remaining constant for same time, sometimes the response is likely to fluctuate in strength or to shift from the stimulus to another. मतलब उसका जो ध्यान है एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे जा रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन है, यह है उसका अवधान परिवर्तन का विचलन है। इसको हम देखें तो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने काम किया प्रारंभ में, और उनका नाम है मार्वी, 1893 में काम किया था ये, और एक ने किया 1893 में, दोनों ने 1893 में काम किया और दोलन व्यापार के लिए बताया ऑक्सीलेशन फिनोमिना। तो इन्होंने कहा कि अवधान संबंधी इस गोचर को उच्चावचन या विचलन कहा जाता है। यह गोचर यह इंगित करता है कि अवधान केंद्रीयकरण की एकाग्रता सदैव एक समान नहीं रहती है, कभी तो हमारा ध्यान अधिक और कभी कम केंद्रित होता है। वही गोचर नहीं, कोई भी एक स्टिमुलस जो यहाँ कहा गया है कि कभी हमारा एक पर ध्यान रहेगा, कभी हमारा दूसरे पर रहेगा। ये चीज इन्होंने कही है। अवधान वस्तु पर ध्यान का विधिवत केंद्रित होना धनात्मक पक्ष कहलाता है और एकाग्रता में कमी आना निषेधात्मक पक्ष निगेटिव फेज कहलाता है। इसे हम दोलन व्यापार कहते हैं। किसे? जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब इसको इन्होंने समझाया कि भाई जो सामान्य दोलन है, क्योंकि इन्होंने बताया कि दोलन व्यापार के दो टाइप्स हैं। पहला है सामान्य दोलन, जनरल ऑक्सीलेशन, और इस पे जो काम किया था रच ने 1967 में और बुडवर्थ स्कॉलर ने 1954 में। दूसरा बताया विशिष्ट दोलन, स्पेसिफिक ऑक्सीलेशन, इस पर बोरिंग ने 1930 में काम किया और ब्रिग्स ने 1914 में काम किया था। तो हम पहले बात करेंगे सामान्य दोलन की। दोलन को अगर हम देखें फिजिक्स की भाषा में, तो मान लीजिए कोई ये लट्टू लटका हुआ है, इसका पहले वो इधर जा रहा है, छोड़ा, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, तो ये उसका एक चक्र हुआ। पहले ये इधर गया और फिर यहाँ से इधर को आया, यहाँ से इधर गया, ठीक है। इस तरह इसका ये एक चक्कर हुआ। इसका एक, इस दोलन का, इस लोलक का। तो मीन्स जो हमारा ध्यान है कभी एक उद्दीपक को जा रहा है, कभी दूसरे उद्दीपक को जा रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक समय कहलाता है कि एक समय व्यक्ति दो जगह फ्लक्चुएट कर रहा है। अब हम बात करते हैं पहले सामान्य दोलन की। जनरल ऑक्सीलेशन में तो इन्होंने कहा कि भाई इसे प्रथम प्रकार का टाइप भी कहा गया दोलन व्यापार का। तो इसके अंतर्गत बताया कि भाई विभिन्न प्रस्तुत वस्तुओं में से किस वस्तु पर कितनी अवधि तक ध्यान केंद्रित रह सकता है, जो यहाँ पर बताया गया है। मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ आया, सॉरी यहाँ से यहाँ गया, जब किसी भी लोलक को यूं ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर भागेगा। तो ये एक समय हुआ। मीन्स कि कोई दो दीपक है, मान ली बॉडी पार्ट्स ही हैं आपके, उन बॉडी पार्ट्स में कभी आपका ध्यान नाक पर जाता है, कभी आँख पर जाता है, एकदम बदल जाता है, कभी चिक पर जाता है, कभी ईयर पर जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें कहा है हमने ये चीज़ कि उसका जो ध्यान है कितने समय तक रुक पा रहा है। तो रच महोदय ने 1967 में एक प्रयोग किया और बताया कि किसी व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करें, किसी व्यक्ति पर हम ध्यान केंद्रित करें, तो मान लीजिए कुछ देर के लिए ये एक बायोलॉजिकल कोई प्राणी है और उस पर हम
बात कर रहे हैं। तो कभी हमारा ध्यान उसके हाथ पर जाएगा, कभी उसकी नाक पर जाएगा और कभी उसके बालों पर जाएगा। तो ये चीज है। तो सामान्य तुरंत की हम एग्जाम्पल लेते हैं रच महोदय का। रच ने कहा किसी व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करें, तो माना कि आपका ध्यान उसकी आंख पर केंद्रित हुआ। कुछ ही क्षण के बाद आपका ध्यान उसकी आंख से हटकर नाक पर चला गया। कुछ ही क्षण के बाद उसका ध्यान उसके बालों पर चला गया। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि उसका ध्यान उसके चेक पर चला गया, उसके होठ पर चला गया। ये सब होता रहता है। अर्थात अवधान एक के बाद एक दूसरे तीसरे पक्ष पर इसी तरह आगे भी विचलित होता रहेगा, चौथे पांचवें एटसेट्रा। अवधान पुनः आंख पर भी केंद्रित हो सकता है। इसे अवधान परिवर्तन मीन्स शिफ्टिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि आंख से हट गया तो दोबारा आंख पर नहीं जाएगा, जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि नहीं भाई ध्यान है तो वो अब दोबारा उससे नहीं आएगा, हाथ पे आ गया तो पैर पे जाएगा। नो, कंसंट्रेट रहिए, तब भी आपका ध्यान उसमें भी एक अंक पे ही फ्लक्चुएट करेगा। कभी उसकी पुतली पर जाएगा, कभी आईब्रो पर जाएगा। तो वो चीज इन्होंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो वुडबर्ग और श्लेसबर्ग का था। इन्होंने कहा कि सामान्यतः किसी वस्तु या उसके किसी पक्ष पर हमारा ध्यान 0.25 सेकेंड तक स्थिर रहता है। कितने? 0.25 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसके बाद दूसरे पक्ष पर केंद्रित हो जाता है। वुडबर्ग और श्लेसबर्ग ने कहा कि भाई जो हमारा ध्यान है किसी एक पर जो रहेगा अधिक से अधिक 0.25 सेकेंड तक रहता है। और हम तीसरी अगर बात करें तो हम ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड ने कहा कि भाई विचलन 250 मिनट सेकेंड में हो जाता है। अब हम देखें विशिष्ट दोलन पर, मीन्स स्पेसिफिक ऑक्सीलेशन। इस पर बोरिंग ने 1930 में और विलिंग्स ने 1914 में काम किया था। तो इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हम ये प्रयास करते हैं कि किसी वस्तुओं का उद्दीपक पर कोई व्यक्ति कितने समय तक पूर्णतः अवधान केंद्रित करने में सफल हो पा रहा है। किसी भी वस्तु पर कितनी देर में वह अपना ध्यान पूर्णतः केंद्रित करने में सफल हो पा रहा है। इस कार्य को उत्क्रमणीयशील आकृतियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण के लेसन में इसकी कई सारी आकृतियां प्रस्तुत की गई हैं। हम यहाँ बोरिंग महोदय का उदाहरण लेते हैं। 1930 में जो बोरिंग ने स्टडी की थी, क्या करी थी? सास बहू पर। नेकर ने 1952 में की थी। नेकर ने की थी घन पर, बोरिंग ने की थी किस पे? सास बहू पर। और नेकर ने की थी किस पे? घर पर, घन पर। आप देखेंगे कि उन्होंने बताया था कि हमारा ध्यान इन आकृतियों के किसी एक भाग पर केंद्रित जो हमारी आकृतियां हैं किसी एक भाग पर केंद्रित होगा, वो अधिक से अधिक कितने समय तक रह पा रहा है, कितने समय तक नहीं रह पाता है। कभी एक भाग यानी अवधान केंद्र में होता है तो दूसरा ओझल हो जाता है, तो कभी दूसरा अवधान केंद्र में होता है तो पहला ओझल हो जाता है। मीन्स चाहे हम सास बहू का एग्जाम्पल ले लें, चाहे इस घन का ले लें। अगर हमारे सामने घन का ऊपरी हिस्सा है तो निचला हिस्सा नहीं आएगा, दाएं बाएं का भी नहीं आएगा।
उसी तरह से बोरिंग ने कहा था कि हम सास का पक्ष देख रहे हैं तो बहू का देख पाएंगे, बहू का देख रहे हैं तो सास का नहीं देख पाएंगे। वो चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। विलिंग्स ने 1914 में घन का एग्जाम्पल दिया, उसको भी सुन लीजिए। अवधान केंद्रीकरण 1/10 सेकेंड से 0.5 सेकेंड तक हो सकता है। लगभग 2 सेकेंड में प्रथम बार अवधान विचलन अनुभव किया जाता है, अर्थात अवधान एकाग्रचित्त में कमी प्रदर्शित होती है। इसी को स्लॉटर ने और टाइलर ने 1901 में कहा अपने अध्ययनों में कि विचलन की अवधि 3 से 6 सेकेंड तक पाई जाती है।